पास इतनी सारी चीज है नल सर डॉक्टर साहब, मैं इसीलिए, क्योंकि मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ मेरे सबसे ज्यादा परेशानी ये रहती है कि हम लोग बेस वापस जाओ, वापस बेस में जाके एक बार हमारे अगर परफेक्ट हो गया ना ये सब चीज, तो अपने को माशाल्लाह काफी अच्छे फायदे मिलते हैं। अभी कल सियालकोट से या शायद कराची से भी जैसे अपने लेक्चर अटेंड करते, कौन सी लेक्चर में मुझे नहीं मालूम, तो वो भी आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब से आपके लेक्चर सुनना शुरू कर दे कि हमारी थोड़ा बहुत हमारी नजरिया बदल गया। पहले हम लोग ऐसा नहीं था, हम लोग किसको क्या तकलीफ हो रहा हो तकलीफ के हिसाब से कोई दवा देता था, लेकिन हमको आजकल मजबूर हो गए कि सोचने में ऐसा नहीं कुछ भी उठा के दे सकते, तो वो हिसाब से हमको रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, तो ओके सर, ओके। ये लेक्चर का ही मतलब अभी देखो, अभी हम लोग स्टार्ट किया अलग अलग लेक्चर सीरीज में, लेकिन हम लोग का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं देखो ये चीज अभी हरमस एक अपनी जगह पे सही है, दवा भेज रहे हैं सब चीज, लेकिन इसके एक मेन मकसद ये कि हमने एक पुल बनाया, उधर भी जा रहा है वापस भी आ रहा है, गिव एंड टेक है। तो ये हमारा एक मेन मकसद, हमारी सबके साथ पेदी का भी ग्रोथ हो, खुद के भी ग्रोथ हो, और हमारी एक मिशन है लाइफ में वो भी सक्सेस हो जाए कि जाते जाते कम से कम एक लफ्ज हम लोग ने डिस्कस करके गए, ये नहीं कि सिखाया। मैं इससे बहुत सख्त खिलाफ हूँ, सिखा नहीं सकते कोई भी, मैं आप लोगों को कुछ नहीं सिखा सकते या तुम लोग, क्योंकि हम लोग शेयर कर सकते हैं नॉलेज। मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज, यू आर शेयरिंग, क्योंकि इल्म बांट सकते हैं। मैं नहीं समझता कोई इल्म सिखा सकते, नहीं सिखा सकते, जस्ट शेयर इट। तो आज हमारी जो टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करने जा रही थी कि मुझे प्रोग्राम है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बेसिकली मैं समझता हूँ हम लोग बहुत ही कम इसके ऊपर ध्यान दिया। ये है फिलॉसफी। बेसिकली जो फलसफा सुनते ही कुछ लोग भागता है, कुछ तो डरता है, उसको कुछ लोग को एलर्जी है उस वर्ड से। बेसिकली फिलोसॉफी इज बेसिकली, फिलोसॉफी दो ग्रीक वर्ड से बनी हुई है। एक तो ये है कि फिलोसॉफी मतलब नॉलेज से मोहब्बत करने वाले को फिलोसोफर कहते हैं, और नॉलेज से मोहब्बत को फिलोसोफिया कहते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ते तो हम लोग को मंदिक फलसफा पढ़ाया गया, लेकिन हम लोग सोचे यार ये मंदिक फलसफा पढ़ के अगर हम लोग सपोज हकीम बने तो क्या करें, डॉक्टर के लिए मंदिक के और फलसफा की क्या जरूरत है। जब हम लोग इसके अंदर जाता है फिलोसफी के अंदर, तो हमको समझ में आता है कि दुनिया की जितने भी साइंस है, जितने भी थियरी, जितने भी कंसेप्ट है, सब वजूद में है फिलोसफी के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं कि तमाम इल्म का जो बेसिक कंसेप्ट और बेसिक रॉ मटेरियल है, दैट इज बेसिकली फिलोसफी है। तो फिलोसफी से जाने से पहले हम लोग एक जायजा लेके व्हाट इज ओरिजिन ऑफ फिलोसफी, फलसफा कहाँ से शुरू हुआ। जब से इंसान पैदा हुआ, पैदा होने के जैसे दुनिया में वजूद में आया, दुनिया में आया, तो इंसान के सामने क्या चीज था, उसकी सर्वाइवल, उसकी एक्सिस्टेंस, यानी कि उसकी सर्वाइवल, खाना पीना सोना। सर कहते नहीं कि हम लोग अगर किसी को भूख लगते है तो भूख के सामने फिलोसफी फलसफा फेल है। एक आदमी को भूख लग रहा है, उसको प्यास लगे, तो उसके सामने फिलोसफी समझाएंगे तो बोला अरे बाबा हटाओ यार फिलोसफी, पहले मेरा पेट भरने दो। तो फिलोसफी कभी ओरिजिन हुआ मालूम, जब इंसान दुनिया में वजूद में, इस दुनिया में आए, उसको उसकी सर्वाइवल का बाकायदा इंतजाम हो गया, खाने पीने का इंतजाम होने के बाद में इंसान की इंटेलेक्चुअल जो लेयर था, सोचने की जो लेयर था, वो धीरे धीरे बढ़ गया। तो इंसान खुद सोचने लगा बाबा हम कौन है, हम कहां से आए, हम किस चीज से बनी हुई, कुदरत क्या है, कुदरत में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सूरज निकल रहा है, रात हो रहे, दिन हो रहे, ये सब कैसे हो रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई ताकत है क्या, ये सोचने लगे। तो वो टाइम पे फिलोसफी से पहले, फिलोसफी से थॉट शुरू हुआ, लेकिन फिलोसफी से पहले इस क्वेरीज को, इस कष्ट को, इस बेचैनी को, इल्म की जो बेचैनी को जवाब किसने दिए थे मालूम, ग्रीक माइथोलॉजी। व्हाट इज ग्रीक माइथोलॉजी? ग्रीक माइथोलॉजी मतलब उस जमाने में, इसलिए
फिलोसफी से पहले ग्रीक मैथोलॉजी था, यानी कि ये सब चीज समझाने के लिए उन लोग क्या करते थे मालूम, नज़म के शक्ल में, कहानी के शक्ल में बहुत सारे कहानी सुनाए, जैसे जियोस है, अपोलो है, हरकुलिस है, जैसे बहुत सारे देवता, गॉड्स ऑफ देवता बोल के कहानी बनाया। बारिश क्यों गिर रहे हैं, मतलब इसमें फलाने चेंजेस दुनिया में क्यों हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं ग्रीक माइथोलॉजी। तो ग्रीक माइथोलॉजी से जैसे दुनिया में थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी पूछने लगा ये दुनिया में क्या क्या वाकयात हो रहे, क्यों हो रहे, कैसे हो रहे, तो उन लोग की उसकी जो जवाब जो था ग्रीक माइथोलॉजी था। जैसे भी इंडिया के अंदर जो पुरानी, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया की जो दर्शन शास्त्र के अंदर इंडिया में पुरानी पुरानी कहानी, अलग अलग कहानी, हिंदू मेथोडोलॉजी के अंदर दुनिया कैसे वजूद में, उनका भी बहुत सारी कहानियां थी। वो कहानी के थ्रू दुनिया को समझाने लगे कि दुनिया कैसे चल। धीरे धीरे पब्लिक के अंदर, और ये जो कंसेप्ट है, धीरे धीरे पब्लिक के अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ने लगा, यानी कि तकवा बढ़ने लगा, आदमी की तकवा यानी कि सोच, बोध, होश बढ़ने लगा। तो आदमी की सोच नहीं नहीं यार, ये मेथोडोलॉजी सही नहीं है, ये अपना को सेटिस्फाई करने के लिए इन लोगों ने कहानी बना के रखी, वो कहानी के पीछे वाकई हकीकत है क्या। तो जैसे जैसे रैशनली यानी कि रीजन सोचने लगे, वहां से फिलोसफी स्टार्ट हो, यानी कि माइक्रोडोलॉजी की जवाब से जो दुनिया मुतमईन नहीं था, वो लोग को एक फिलोसफी की जरूरत पड़ी। दुनिया कैसे वजूद में है, व्हाट इज द बेसिक स्टफ, यानी कि बेसिक स्टफ, दुनिया कैसे बनी है, दुनिया में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, चेंजेस के पीछे कोई ताकत है क्या, बिगाड़ में भी कोई ताकत है क्या, बनने में भी कोई ताकत है क्या, ये सब चीज ऑर्डरली चेंजेस हो रहे, इस ऑर्डर के पीछे भी कोई ताकत है क्या, इस डिसऑर्डर के पीछे भी एक ताकत है क्या, ये समझाने के लिए उनको फिलोसफी की जरूरत पड़ी। क्योंकि मैथोडोलॉजी वाले ये जवाब नहीं दे पाए कि दुनिया कैसे काम चल रहा, खाली कहानी से मुतमईन नहीं था। लेकिन इसकी जवाब देने के लिए फिलोसफर्स ने क्या किया, एक थियरी पेश किया। ये थियरी पेश करने से इनको क्या हुआ, एक कॉमन स्टफ, उनकी सोच क्या था, एक बच्चा हुआ, वो बड़ा हो गया, वो बुढ़ा हो गया, ये तब्दीली आ रही। तो तब्दीली अगर हो रहा है उस चीज के पीछे, तब्दीली के पीछे कुछ तो कुछ ताकत होना चाहिए। अगर कोई चीज तब्दील हो रहा है, वो हकीकत भी नहीं, यानी कि हम लोग कहते हैं ना, सच कोई बदलता नहीं, सच मिटता नहीं। तो अगर मैं बच्चा था, फिर जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, तो मैं सच नहीं हूँ। फिर सच क्या है, मैं बोला ये पत्ता ग्रीन है, ये पत्ता अगर ग्रीन सच है तो ता कयामत तक वो पत्ता हरा ही रहना चाहिए। इसके अंदर तब्दीलियां क्यों आ रहे, वो पहले क्यों सूखते जा रहे, फिर वो फना होते क्यों जा रहे। यानी कि हर चीज के अंदर तब्दीलियां हैं, तो हर चीज अगर तब्दील हो रहे तो वो सच नहीं। फिर सच क्या है कि तब्दीली के पीछे कोई ताकत काम करे, वो हो सकता है सच। तो उस लिहाज से इन लोगों ने फिलोसफर्स में एक ग्रुप बने, बोले कॉमन सब चीज को मेंटेन करने वाले, सब में तब्दीली लाने वाले कोई एक स्टफ होना चाहिए, कुछ होने वाले दो होना चाहिए, कुछ तो वाले तीन होना चाहिए। वैसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ असबाब है। उसमें हम लोग जो फिलोसफी की जो ओरिजिन जो हम लोग देखते हैं, तो फिलोसफी को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फलसफा को। एक फिलोसफी है एंशियंट ग्रीक फिलोसफी, हम उसको कहते हैं कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफी, यानी कि सुकरात के पहले वाले फिलोसफी। एक सोक्रेटिक फिलोसफी, सुकरात के दौर की फिलोसफी। उसके बाद में प्लेटो, अफलातून और अरिस्टोटल का फिलोसफी। उसके बाद में प्लेटोनियस। ये एंशियंट ग्रीक फिलोसफी है, पुरानी। किसी ने पूछा एंशियंट ग्रीक फिलोसफी क्या है, तो एंशियंट जो ग्रीक फिलोसफी थे उसको हम क्लासिफाई कर सकते थे, इसे मालूम प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिक एंड प्लेटो एंड प्लूटोनियस प्रिंसिपल बोल के चार फिलोसफी में एंशियंट फिलोसफी को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स थे, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर यानी सुकरात से पहले, उनकी मुद्दा क्या था मालूम, दुनिया किस चीज से बनी हुई है, यानी कि उनको हम कह सकते नेचुरलिस्टिक फिलोसफर्स थे।
नेचर के बारे में सोचने लगे, नेचर के बारे में फिलोसफी सोचने लगे। तो इसलिए उन लोग को नेचुरलिस्टिक फिलोसफी भी कहते थे, क्योंकि दुनिया किस चीज से बनी हुई है। तो उसमें था एक तालिस, तालिस ने बोला दुनिया पानी से वजूद में है, हर चीज पानी से। उसके बाद में उसके जितने भी फिलोसफर्स थे, जो एराक्लेटस, हमने जो हमारे किट में अंदर पढ़े थे, उसके अंदर एराक्लेटस है, एनेक्सेमेंडर है, एनेक्सेमेस है, पाइथागोरस है। पाइथागोरस कहते हैं कि दुनिया आदत से चलते, नंबर से चलते, नंबर इधर इधर बदल गया तो चीज बदल जाते हैं। और इसका एनेक्सेमेंस ने कहा दुनिया हवा से बनी है। और हमने पढ़ा हेराक्लाइटस ने दुनिया आग से बनी हुई। और जो डेमोक्रेटस दे उसने बताया कि एटम का नजरिया सबसे अदना सा पार्टिकल। मतलब उस दौर में, यानी कि प्री सोक्रेटिक एज में, यानी प्री सोक्रेटिक दौर में उनकी पूरी की पूरी थॉट का नेचुरल फिनोमिना, दुनिया में चीज क्यों बदलता है, उसके पीछे क्या ताकत है, वो उस ताकत को मालूम करने की कोशिश की उनकी फिलोसफी, उनकी रैशनल थॉट। उसके बाद में सोक्रेटिस आया। सोक्रेटिस, सुकरात, हम जानते सोक्रेटिस को, कबल मसीह तकरीबन 2,500 पहले सोक्रेटिस आया। सोक्रेटिस का कहना क्या था मालूम? सोक्रेटिस को कहते हैं कि सोक्रेटिस ने हेवन से दुनिया में लॉजिक और फिलोसफी लाया। लॉजिक, उनकी पूरी थॉट था लॉजिक के ऊपर। सोक्रेटिस का कहना है कि इंसान की वजूद किस चीज से बनी उससे कोई मतलब नहीं। इंसान किस चीज से बनी है, वो पानी से बनी है, हवा से बनी है, अनासिर से बनी है, ये जानने से इंसान अच्छा नहीं हो सकता। सुकरात का कहना है इंसान को राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, एथिक्स, लॉजिक्स, लिबर्टी, ये चीज को जानना चाहिए। अगर एक आदमी अच्छे से रहे, एक आदमी लॉजिकली, मॉरली अच्छे रहे, ये इंसान को अच्छा रखने के लिए और कौम को अच्छा रखने के लिए लाजिम है। ये नहीं कि वो किस चीज से बनी है वो जानने की जरूरत नहीं। इसीलिए द फादर ऑफ लॉजिक भी कहते हैं किसको मालूम? सुकरात को। और सुकरात को जहर दे दिए गए थे, क्यों? वो हर आदमी को बताते कि उस दौर में यंग जवान को, नौजवान को, जैसे हम लोग अभी एलपी में भटका रहे हैं जो न्यू जनरेशन यूनानी में वापस आने के लिए, उस दौर में जवान लोग को भटका रहे, गुमराह कर रहे, सवाल करके, लॉजिक सिखा के, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, हर चीज की क्वेश्चनिंग, लॉजिक करके एक पूरी एक कौम को गुमराह कर रहे। ये सब उसके ऊपर इल्जाम सुकरात के, और सुकरात को जहर दे दिया। तो सुकरात का कहना है कि इंसान को अच्छा रहना या समाज को अच्छा रहना उनकी बनावट से कुछ लेना देना नहीं। उनको जानना चाहिए व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट। ये चीज को एथिकली एंड लॉजिकली क्या गुड है, एथिकली क्या चीज अच्छी है, मोरालिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, ये सब चीज जानने के बाद में ही इंसान को अच्छा रह सकते, इससे इंसान को फायदा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानने के लिए। तो इसमें एंशिएंट फिलोसोफर्स के अंदर ये जो अक्सर जो प्री सोक्रेटिक एज में, प्री सोक्रेटिक एज में मैंने बताया कि तो पूरे नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर्स थे। उसके बाद अरे माइक चालू किसी का, ये इसका आलिया नासिर का बंद करो बोल। यस, तो जो प्री सोक्रेटिक एज की मैंने बताया, प्री सोक्रेटिक नेचुरलिस्टिक था। अब्दुल्ला सुन रहा होगा ना? तो प्री सोक्रेटिक एज में उनका पूरा कंसर्न मादा क्या चीज है, किससे दुनिया बनी है, कैसे चेंजेस हो रहे थे, तो पूरी गौर फिक्र करता था किसके ऊपर? कुदरत के ऊपर। सुकरात ने वाला कुदरत से ज्यादा इंसान अपने ऊपर गौर करो, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ताकि एक अच्छी समाज बने, लॉजिक बने। क्योंकि एथिक्स से पॉलिटिक्स बनता है। एक आदमी अगर एथिकली करेक्ट है तो बहुत सारे लोग मिल गया, तो एथिकली अगर करेक्ट हो गया तो पॉलिटिक्स हो गया, तो सियासत कैसे बनती, ये सब चीज दुनिया के सामने बना के उसकी फॉर्मेट बना के दिया सोक्रेटिस ने।
सोक्रेटिस के बाद में, सुकरात के बाद में अरस्तु और अफलातून, अफलातून बेसिकली सोक्रेटिस का शागिर्द था। तो वो बेसिकली, ये दोनों ने बेसिकली एक सिस्टमैटिक फिलोसफी और लॉजिक की एक बुनियाद डाली, अफलातून यानी प्लेटो एंड अरस्तु ने और प्लेटो ने एक सिस्टमैटिक फिलोसफी दुनिया के सामने पेश किया गया। तो ये जो फिलोसफी थी, कौन सी फिलोसफी, जो एंशियंट जो फिलोसफी, जो एंशियंट फिलोसफी, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज ग्रीक एंशियंट फिलोसफी, तो याद रखो प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिक, उसके बाद में अरस्तु और अफलातून का, और एक उसमें आते हैं कि प्लूटोनियस बोल के एक दौर आता था। ये दौर जो है ना मुसलसल पुरानी एंशियंट ग्रीक फिलोसफी। उसके बाद में जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफी के बाद में मेडिवियल फिलोसफी कहते हैं, उसको बोलते हैं क्रिश्चियन फिलोसफी, थियोलॉजिकल फिलोसफी भी कहते हैं उसके अंदर, क्योंकि अरस्तु के बाद में अरिस्टोटल और अफलातून में बहुत एक एज गैप पड़े फिलोसफी, तो उसको डार्क एज, फिलोसफी एक डार्क एज भी कहते हैं। तो इस दौर को मेडिवियल फिलोसफी या क्रिश्चियन फिलोसफी या रिलीजियस फिलोसफी एक दौर चली, जिसमें एक्विनास है, सर ऑगस्टिन है, बहुत सारे क्रिश्चियन फिलोसोफर्स थे। वो टाइम पे ज्यादातर डिस्कशन क्या था मालूम, व्हाट इज एविल, व्हाट इज अच्छाई, व्हाट इज बुराई, व्हाट इज सवाब, व्हाट इज मतलब स्वर्ग नरक, ये सब चीज सवाब और अजाब के ताल्लुक से इनकी एक अलग खुदा से कनेक्टेड एक गुफ्तगू या एक दौर चली फिलोसफी में, मिडिवियल फिलोसफी या क्रिश्चियन फिलोसफिकल दौर कहते हैं। उस दौर में भी ज्यादातर रिलीजियस चीज थी। उसके बाद में जो दौर आया वो मॉडर्न फिलोसफी, जिसको कहते हैं मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी, तकरीबन 14, 15, 16 सेंचुरी में हो। जैसे कोपरनिक, उससे पहले जो ये जो मिडिवियल फिलोसफी के दौर में कहते कि दुनिया यानी जमीन, अर्थ इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो वो सब वो ज्यादातर उनकी बिलीफ उनकी रिलीजियस से कनेक्टेड था। उसके बाद में कोपरनिकस जैसे लोग आके कहा नहीं नहीं नहीं, अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन इज द सेंटर ऑफ, हमारा यूनिवर्स का सेंटर है बोल के एक आवाज नहीं आ रही है, एक साइंटिफिक फिलोसफिकल एस्पेक्ट पेश किया गया उसके अंदर। तो वो टाइम पे जो मिडिवियल दौर में या क्रिश्चियन फिलोसोफर्स के दौर में जो भी फिलोसोफर्स की जो थॉट थी वो की पूरी उलट पलट हो गया, किसमें मालूम, ये जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में। क्योंकि वो टाइम पे कुछ लोग को मार दिए गए थे, यानी कि ये दीन की खिलाफ बात कर रहे हैं, ये साइंस बात कर रहे हैं, साइंस वो टाइम पे बताया कि साइंस इज अगेंस्ट रिलीजन तक उन लोग उनको सोचने में मजबूर किए गए। उसके बाद में आज की जो फिलोसफी है, कंटेम्पररी फिलोसफी हम लोग जो पढ़ते हैं, उसके अंदर जो 19वीं सेंचुरी में फिलोसफी करते करते हम लोग आजकल कॉन्शियस तक बोलने लगे, यानी कि इंसान की तकवा आजकल बहुत फेमस है। सदगुरु जैसे बड़े बड़े लोग की जो फिलोसफी सुनेंगी तो इस्लाम की जो अहम चीज के ऊपर लोग सब बात कर रहे, तकवा, हमारी वजूद क्या है, हमारी एक्सिस्टेंस क्या है, तो एक्सिस्टेंशलिज्म, फिनोमेनलिज्म, ये सब चीज बात करने लगे, क्योंकि इनको ये चीज पूरा का पूरा मतलब यहाँ तक कि मैन यानी कि माइंड और मैटर, यानी हमारे सोच को मैटर में कन्वर्ट कर सकते क्या, जैसे E=mc², जिसने आइंस्टीन ने बनाए थे, तो उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारी सोच से कोई चीज वजूद में आते हैं या हमारी तकवे से दुनिया में कोई चीज वजूद में आते हैं। ये बेसिकली कंटेम्पररी जो फिलोसफी हम लोग जो कहते हैं आज की जो मॉडर्न फिलोसफी के अंदर ये चीज आता है इसके अंदर। और मेन चीज इसके अंदर एक चीज पढ़ने की चीज ये कि फिलोसफी के अंदर आपने बताया कि फिलोसफी जैसे जैसे हमारी अकल बढ़ने लगे तो इंसान रैशनल हो गया, इंसान क्वेश्चन करने लगा, इंसान को रीजन चाहिए, कॉज क्या है, सबब चीज, ये सब ढूंढने लगे। तो इसमें एक बेहतरीन एक हिस्सा जो हमसे कनेक्टेड है, फिलोसफी ये यूनानी से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को उर्दू में कहते हैं कि माँ बायदत तबीयत, क्या है, माँ बायदत तबीयत कहते हैं उसको, मेटाफिजिक्स को, यानी कि मेटा मीन्स बियॉन्ड, मेटाफिजिक्स का मतलब है फिजिक्स की बियॉन्ड, यानी आप जो चीज को देख रहे, जैसे आपने हवा से खमसा बातिना,
यानी 5 सेंस ऑर्गन से आप जो चीज देख रहे उसके आगे क्या, ये तो हमारी हुदूद में, ये मखलूक है, खालिक है, ये हमारे हुदूद के अंदर है, हमारे हुदूद के जो बाहर है, उस चीज को देखने के लिए हमको चाहिए एक मेटाफिजिक्स। तो उस मेटाफिजिक्स के जरिए एक बेहतरीन कंसेप्ट क्रिएट हुआ। वो मेटाफिजिक्स ये है कि अनसीन, जो हम लोग कहते हैं कि कैफियत, यानी आज जितने भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी हम लोग जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे मेटाफिजिक्स है। अगर फिजिक्स के हिसाब से हम बात करें तो हमारी जहन ये कबूल नहीं करेंगे कि मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, अगर फिजिक्स के हिसाब से मैं बात करूं, क्योंकि इतनी दूर मैं आप लोग से कनेक्टेड नहीं, एक वायरलेस सिस्टम के थ्रू आप लोग से मैं कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो फिजिकली मादी दुनिया के हिसाब से मैं आपको अगर समझाने को आऊं तो आप लोग बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम ये कह सकते कि कुछ चीज ऐसा है जो हमारे दिमाग के बाहर है, जो हमारी सोच के बाहर है, कि सोच के नहीं, हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन की बाहर है, उसको कहते हैं कि मेटाफिजिक्स। जैसे किसी ने पूछा व्हाट इज गॉड, तो आप उस चीज को फिजिकली बता नहीं सकते। व्हाट इज लव, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आप उसकी सबूत दे सकते, उसके एहसास दे सकते। जो भी चीज हम फिजिकली नहीं बता सकते, वो सब चीज मेटाफिजिक्स के अंदर आते हैं। वो मेटाफिजिक्स जो माँ बाद तबीयत जो है, उसमें हर चीज की फंडामेंटल एस्पेक्ट पढ़ा है, हर चीज की फंडामेंटल एस्पेक्ट पढ़ा है। मैं ये बता रहा कि मेरी फलाने चीज के पीछे फलाने चीज है, या इस चीज की पीछे एक रूह काम करता है, एक इत्र काम करता है, एक कुव्वत काम करता है। वो कुव्वत लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन वो कुव्वत की अलामत हम देख सकते फिजिक्स के ऊपर। तो मेटाफिजिक्स को पब्लिक क्या कहने लगा, मेटाफिजिक्स एक्चुअली हकीकत है, फिजिक्स हकीकत नहीं। क्यों? फिजिक्स बदल रहे हैं, तबीयत बदल रहे। अगर सपोज मैं अजमल, मेरा नाम रखा मेरे अब्बा ने, मैं बड़ा हो गया, मेरा साइज बढ़ गया, मेरा हर चीज बढ़ गया, मेरे अंदर तब्दीलियां होते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज में मेरी तब्दीली नहीं, मैं अभी भी अजमल हूं। जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं अजमली हूं। वो क्या चीज है फिर जो बदला नहीं अभी तक? तो उसके ताल्लुक से जैसे इब्न सीना जैसे फिलोसोफर थे, इब्न रुश्द और इब्न फिलोसोफर्स, इन लोग का कहना था कि ये चीज बेसिकली एटर्नल है, मेटाफिजिक्स कभी खत्म नहीं हो सकता है, मेटाफिजिक्स मतलब फना नहीं हो सकते, फिजिक्स फना हो सकते, मेटाफिजिक्स फना नहीं हो सकते। तो इस चीज के बारे में साइंस भी राजी हो गए कि ये अव्वल और आखिर दोनों मेटाफिजिक्स है, उसी से शुरू हो रहे, उसी से खत्म नहीं होता। तो इस चीज को आजकल सबसे ज्यादा, 1 मिनट एक फोन आ रहा है, हेलो ഞാൻ മീറ്റിംഗിലാണ്, ഒരു പിന്നെ വിളിക്കും। ओके, तो हम लोग का जो इश्यूज है बेसिकली मेटाफिजिक्स, हम लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि मेटाफिजिक्स को सबूत चाहिए। मेटाफिजिक्स अगर आप किसी से बात किए तो बोले तसव्वुफ की बात है, ये सूफिज्म की बात है, ये न दिखने वाली बात है, तो साइंस उसको मानता नहीं, क्योंकि साइंस को मेजर करना चाहिए, साइंस को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, सबूत चाहिए, तो सबूत नहीं दे पाए। लेकिन आज आप देखते होंगे दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च, सबसे ज्यादा इंगुलाब, सबसे ज्यादा तब्दीलियां, सबसे ज्यादा फायदा हम लोग मेटाफिजिक्स के जरिए ले रहे। इस मेटाफिजिक्स के जरिए हम जिस चीज को ले रहे उसको अगर हम ड्राइव करें, उसको हम सोचे, तो हम अगर दवा के ताल्लुक से दवा की मेटाफिजिक्स पढ़े, बीमारी की मेटाफिजिक्स पढ़े, अलामत की मेटाफिजिक्स पढ़े, तो हर जगह पे हमको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगी, एक अनसीन फैक्टर नजर आएगी, उसमें कभी तब्दीलियां नहीं आती। इसीलिए मेटाफिजिक्स फंडामेंटल है, बाकी जितने भी चीज है वो बैरूनी शागों व शागों का चीज है, वो हकीकत से बाहर है। दूसरी
फिलोसफी की जो मेटाफिजिक्स के जैसे एक अहम पार्ट था जिसको हम कहते हैं कि लॉजिक। हम लोग पढ़े मंदिक और फलसफा जो पढ़े थे, उसमें जो मंदिक एक हिस्सा जो थे, बहुत अहम हिस्सा था मंदिक। तो हमने खाली रट के रखे जैद कलाम करता है, जैद इंसान है, इसलिए हर कलाम करने वाला इंसान हो सकता है, ऐसा कुछ रट रट के रखे थे कि हमको मंदिक में मार्क हासिल करना था। मदरसा में भी पढ़ाते, लेकिन मदरसा में पढ़ाने वाले को खुद नहीं मालूम मंदिक क्यों पढ़ाते। मेरे पास अक्सर जो बच्चे आते बोलते क्या कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। मतलब क्यों, एक सवाल तो पूछ सकते हैं, भाई तू कुरान हिफ्ज क्यों कर रहे हैं। तो फर्स्ट सवाल ये आता है कि जन्नत के लिए, जवाब यही आता है जन्नत के लिए, सवाब के लिए। उसकी मतलब बच्चे की जो थॉट सोच के देखो। वैसे हम लोग जब मंदिक पढ़ता है, मंदिक किस लिए कि मंदिक हमको, मंदिक एक्चुअली ए साइंस ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई को नापने के लिए एक आला है बेसिकली। कौन सी, मंदिक एंड लॉजिक। इसको हम ये कह सकते हैं, लॉजिक इज द साइंस ऑफ ट्रूथ। सच्चाई को जानने के लिए, ट्रूथ को जानने की एक चीज। बोले यार कोई लॉजिक बात करो यार, नहीं क्या मैं यहां से उठ के आता हूं, या मैं हवा में से मतलब उठ के आपके पास, अरे यार कोई लॉजिक बातें करो, ये सब इलॉजिकल बातें कहते हैं हम लोग। तो इस चीज को टू फाइंड आउट द ट्रूथ, अगर हमको ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग रीजनिंग। हम लोग ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए रीजन को हेल्प लेते हैं। रीजनिंग, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब। तो ये चीज हम ये समझते हैं कि जैसे कि हम बहुत सारे चीज लॉजिक न पढ़ने की वजह से मॉडर्न मेडिसिन के अंदर इतनी इतनी इलॉजिक बातें करता है। मैं अक्सर ये बात जिक्र करते हैं तुम लोग से। जैसे अभी किसी को डिस्क का इश्यूज हो गए तो डॉक्टर उसको एक इमोबिलाइजेशन के लिए एक पट्टा दे दिया, समझे बैक के लिए पट्टा, एक कॉलर लिख के दिया। तो वही डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करो। तो ये इलॉजिक हो गया। यानी कि एक बीमारी की सबब हरकत है तो उसको सुकून चाहिए। अगर एक बीमारी की सबब सुकून है तो उसको हरकत चाहिए। तो आप ये बता रहे हैं मरीज को आप हरकत भी करो, सुकून भी करो। तो डॉक्टर से पूछ के देखो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसकी बीमारी की वजह क्या। यहां से लॉजिक काम आता है। जैसे किसी के नाक टेढ़ा हो गया, डीएनएस हो गया, सर बोला सर्जरी करो। नाक टेढ़ा होने से आपका नजला नहीं जा रहा है, तो लॉजिकली अगर आपकी नाक को अगर सीधा कर दिया तो फिर जिंदगी में कभी आपको नजला नहीं होना चाहिए। वापस फिर नजला क्यों आ रहा है? यानी कि नाक टेढ़ा होना एक सबब नहीं, अलामत है। सबब और कुछ है कि हमने अलामत का इलाज किया। तो अलामत को और सबब को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको लॉजिक की जरूरत पड़ती है। तो इलॉजिकल बात अगर कोई कर रहे, इलॉजिक बात कोई अगर कर रहे, तो उसके पीछे याद रखने का साइंस नहीं है, हकीकत नहीं है, ट्रूथ नहीं है। लॉजिक कोई भी करे, लॉजिकली बात करे तो बोले यार बाबा ये लॉजिक बात कर रहे, ये हम उसको मानेंगे। तो ये जो रीजनिंग है बेसिकली, ये जो रीजनिंग हम लोग जो बात करते हैं कि ये रीजनिंग किस चीज से होते हैं ये सब, तो लॉजिक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे क्लिनिक में। और लॉजिक को भी क्लासिफाई किया गया। एक तो लॉजिक को क्या क्लासिफाई, ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटी। ट्रूथ क्या है वो लॉजिक से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। गुड, अच्छाई और बुराई क्या है वो भी लॉजिक से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और ब्यूटी उसको हम कहते हैं कि ट्रूथ को हम कह सकते हैं कि एथिक्स, लॉजिक एंड एस्थेटिक। एस्थेटिक बोले तो बोलते ना, एक एस्थेटिक सेंस होना चाहिए, एक कला बोध, यानी एक माइंड होना। एक तुम्हारे अंदर एक कला नहीं है, फन नहीं है, फनकार नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि एस्थेटिक सेंस कहते हैं ब्यूटी को। और लॉजिक को हम लोग बेसिकली वो भी एक रीजन से रिलेटेड है। एंड एथिक्स, तो एथिक्स, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स, ये तीन शाखा है हमारी मंदिक के अंदर। इसके थ्रू एक चीज हम लोग डील कर सकते, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज लॉजिक एंड व्हाट इज एस्थेटिक। इसके जरिए हम लोग दुनिया की कोई भी चीज को नाप सकते, तोल सकते कि इसमें
क्या होते हैं, इसकी प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग क्या टर्म इस्तेमाल कर सकते। एक कॉमन बात ये होती है कि हर दौर में फिलोसोफर्स गुजरे, यहां तक के आइंस्टीन से लेके, आइंस्टीन भी हमारे जो जनगण मन लिखा था, जो हमारे जो कवि थे टागोर, रविंद्रनाथ और टागोर, वो आइंस्टीन उनको जाके मिले थे, उनसे मुतासिर हुए थे। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इन लोग फिलोसफी से बहुत जल्दी मुतासिर हुए। यहां तक आप देखते हैं कि आइंस्टीन भी, कभी कभी आइंस्टीन की कोट पढ़ के देखो, की कहावत पढ़ के देखो, इतनी इतनी गहरी गहरी बातें करते, फिलोसफिकल बातें करते। आज की जो लेटेस्ट जो दौर की जितने भी बड़े बड़े रेस लोग जो थे, इवन एप्पल का जो थे, जो इंतकाल हो गया कैंसर से, वो भी आके एक दौर में इंडिया में आके फिलोसफी सीखे। तो जो वाकई जिसके पास सिर्फ शोहरत और इज्जत नहीं, इसके साथ में एक वैल्यू हो, वो वैल्यू उन लोगों ने डेवलप किया मंदिक और फलसफा के जरिए, उस फिलोसफी और लॉजिक के जरिए अपने आप के अंदर एक अपग्रेडेशन भी रखी उन लोगों ने, अपनी एक वैल्यू को भी उन लोगों ने ऐड किया। तो आप देखते होंगे जितने भी साइंटिस्ट को, इन लोगों ने पहले फिलोसफी की किताब पढ़ी और वो फिलोसफी की थॉट से उन लोग साइंस को डेवलप किए। ये नहीं कि उन लोगों ने, क्योंकि आप उठा के देखो, आइंस्टीन हाथ से उठा के मेटेरियलिस्टिक फिजिक्स से इसने रिसर्च नहीं की, उनने मेटाफिजिक्स से रिसर्च किया, थॉट से रिसर्च किया। अगर मैं तुमको जन्नत और जहन्नम के बारे में, जिन्नात के बारे में, या अपनी तकदीर के बारे में, खुशी और गम के बारे में अगर बात करेंगे, दिस आर ऑल मेटाफिजिक्स। ये आपको मैं फिजिक्स के हिसाब से फिजिक्स की एग्जाम्पल देकर आपको प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी फिलोसोफर्स थे, यहां तक कि जैसे भी अपनी जो यूनानी की जो फिलोसोफर थे, इब्न अरिस्टो, अल-किंदी हो, इब्न सीना हो, जाबिर बिन अय्यान हो, जितने भी थे, ये फिलोसोफर के साथ साथ इन लोग ने फिलोसफी के साथ साथ साइंस को लेके आगे बढ़े। और इमाम गज्जाली के बाद में, तकरीबन 10वीं में, इमाम गज्जाली के बाद में तुम उठा के देखो, मुसलमानों में कोई फिलोसोफर नहीं आए, क्योंकि इमाम गज्जाली ने फिलोसफी के जरिए फिलोसफी को तोड़े। और किसी को ये हिम्मत नहीं आए कि इमाम गज्जाली की बात को क्रिटिसाइज करे या उसके आगे कुछ बात करे, क्योंकि इतनी फिलोसफिकल थॉट इमाम गज्जाली को मुजद्दिद भी कहा गया। किसी मखलूक की हिम्मत नहीं है उसके बाद में कि इमाम गज्जाली की नुक्तेचीनी करे फिलोसफी के थ्रू। उसके बाद में इवन इब्न सीना जैसे लोग को भी इतनी नुक्तेचीनी की है कि इस्लाम से बाहर तक बताया गया, क्योंकि उसकी वजह क्या था मालूम? इब्न सीना जैसे लोग ने ये बताया कि दुनिया एटर्नल है, मतलब ये खत्म नहीं होता। लेकिन हमारे हिसाब से दुनिया खत्म हो जाएगी इस्लामिक थॉट ऑफ में, लेकिन इब्न सीना की ख्याल ये था कि ये एटर्नल इसीलिए, अगर मेटाफिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीज तब्दील होते रहेंगी, फना नहीं होता। ये उनकी नजरिया था। तो इब्न रुश्द का भी नजरिया वही था। तो इमाम गज्जाली के नजरिए से, इमाम गज्जाली की फिलोसफी से उनका ये कहना है कि आप रीजनिंग को जाने की जरूरत नहीं। अगर आप अल्लाह तक पहुंचना है तो आपको रीजन की जरूरत नहीं, आपको फिलोसफी की जरूरत नहीं, आपको मंदिर की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट उसके ऊपर कनेक्शन, या आपको डायरेक्ट वहां जा सकते, उसकी एक रास्ता इस्लाम में है। इसकी वजह से आपको ये कहते हैं कि हमको फिलोसफी की जरूरत नहीं इस्लाम को सीखने के लिए, लॉजिक की जरूरत नहीं। एक नजरिया ये भी, इस वजह से आज भी फिलोसफिकल बातें इस्लाम को, क्योंकि हम लोग सकते कि कुरान मजीद है, कुरान हकीम है, उसके आगे कोई फिलोसफी नहीं, उसके आगे कोई चीज नहीं। लेकिन ये जो थे हमारी जो असतिदा, या हमारे जो उस्ताद थे, या हमारे जो हुक्मा थे या तिब्बा थे, कुछ लोग फिलोसफी से, मंदिर से हकीकत पहुंचने की कोशिश किया। इस वजह से उनको कुछ लोग ने
यहां तक के फतवा दे दिया कि लोग इस्लाम से खारिज है। अब देखते उसके बाद में कोई फिलोसोफर आया होगा जो हिसाब से हमारी जो एक एक दौर में अब्बासिया और मविया के दौर के बाद में बाकायदा कोई फिलोसोफर्स नहीं आए, किसी की हिम्मत भी नहीं है। द इनकोहेरेंस ऑफ द कोहेरेंस एंड फिलोसफी को 2-3 अच्छी ऐसी किताब है इमाम गजाली की, उसमें पूरी की पूरी फिलोसफी सिखा के फिलोसफी को बीट किया गया। तो मेरा कहने का मतलब वो टॉपिक नहीं, हमारा कहने का मतलब फिलोसफी वापस पढ़ने की कोशिश करो। देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल भी है। फंडामेंटल फिलोसफी क्या है, उससे क्या होता है कि हमारी एक थॉट, एक हमारी एक नजरिया, हमारी सोच बदलता है। क्योंकि उस दौर में सोच के देखो, कबल मसीह 2500 साल पहले इंसान सोचता था कि हम लोग कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, हमारे अंदर हम किस चीज से बनी हुई, हमारे अंदर तब्दीलियां आ रहे, मेरे अंदर तब्दीली आ रहे, दरख्त के अंदर तब्दीली आ रहे, जानवर के अंदर तब्दीली आ रही। ये तमाम तब्दीली के पीछे कोई एक रीजन तो होगा या एक सबब होगा। यही था आखिर वक्त आइंस्टीन का भी खोज, स्टीव हॉकिंग साहब इनका भी फाइनल खोज क्या था मालूम? इज देयर एनी सिंगल फोर्स टू कनेक्ट एवरीथिंग? कुछ लोग गॉड मानता नहीं, लेकिन कुछ लोग ये मानते देयर इज सम पावर, सम ताकत है कि पूरी दुनिया की एक, जैसे सब्बी इसम रब्बिकल्लज़ी अलज़ी खलक़ व सव्वा, एक बना के एक सव्वा, एक खद्दर डिसाइड करके रखे, कोई चलाने वाला है इस सिस्टम को। तो इस सिस्टम को चलाने वाला है सिस्टमैटिकली, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं चलाने वाले सिस्टमैटिकली कैसे चला रहे, इसकी खोज में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग का प्रॉब्लम है, खोजने की जरूरत नहीं, वो सब चला रहे हो, चलने दो, ऐसा भी एक नजरिया है। नहीं, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं, जो चलना है वो चलने दो, एक नजरिया भी है। तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट को अगर आप सही अंदाज में हमने अगर सीखे, खासतौर से मेटाफिजिक्स को, तो आने वाले दौर में जो कमिंग जो एरा है, ये मेटाफिजिक्स का दौर है, फिजिक्स का दौर नहीं। मेटाफिजिक्स हर चीज को मजमूई तौर पे बातें करते हैं, कुली तौर पे। फिजिक्स क्या करते हैं, हर चीज को, यानी कि ये जो मादी दुनिया, हर चीज को अलग अलग करके, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री की बात करता है, सियासत वाला सियासत की बात करते हैं, लॉजिक वो है कि एक आदमी अपनी अपनी चीज में महारत हासिल करके उस दायरे में रह के बात करना शुरू किया। वो सिर्फ अपने अपने एरिया में महदूद हो गए। लेकिन मेटाफिजिक्स ऐसा नहीं है। माँ बादर तबीयत हर चीज को कुली तौर पे देखता है, ताकि मेटाफिजिक्स के अंदर हर चीज का जवाब है। केमिस्ट्री क्यों बदल रहा है, सियासत क्यों बदल रहा है, या जमादात क्यों बदल रहा है, नबातात क्यों बदल रहा है, हैवानात क्यों बदल रहा है, हर चीज की बदलाव की वजह मेटाफिजिक्स के लिए कंबाइंड किया कुली तौर पे, तब उसकी बातें करते। तो अंदाजा लगाते थे कि दुनिया की हर जर्रे की हिकमत, हर जर्रे की पॉइंट हमारे पास है, हम जर्रा नहीं पकड़े। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को सीखना बहुत जरूरी है। ये अगर आप मेटाफिजिक्स सीखे तो आपको एक जबरदस्त केमिस्ट बन सकते हैं। मेटाफिजिक्स से केमिस्ट को मेटाफिजिक्स नहीं बन सकते, मेटाफिजिक्स को केमिस्ट बन सकते। मेटाफिजिक्स जो सीखे उसको शायर बन सकते, बिजनेसमैन बन सकते, एस्ट्रोलॉजर बन सकते, दुनिया की हर पहलू में वो स्पेशलाइज बन सकते। लेकिन वहां आप पढ़े, वहां से आप इधर नहीं आ सकते, यहां से वहां जा सकते आप, क्योंकि ये हर चीज की फंडामेंटल है। तो फिलोसफी, हम लोग कहते हैं कि फिलोसफी इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। अरे यार, हम लोग जब बात करते हैं यार ये पीएचडी किया, व्हाट डू यू मीन बाय पीएचडी? हम लोग जो हमारी जो कॉमन सेंस हम कहते हैं उसने पीएचडी किया, अरे यार उसने बहुत बड़ा रिसर्च किया होगा कोई चीज में, इससे उसको पीएचडी मिला। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टरेट इन फिलोसफी। डॉक्टरेट इन फिलोसफी को पीएचडी कहते हैं। आपने दुनिया में जो चीज पढ़े उसमें अपने तरफ से कोई चीज ऐड किया
फिलोसॉफी में, तब आपको पीएचडी मिलता है। यानी एक लाइन के आगे एक लफ्ज आप लेके गया, इसलिए आपको पीएचडी दिया गया। अब एमडी एमएस से पीएचडी नहीं मिलते। पीएचडी का मतलब है डॉक्टरेट इन फिलोसफी। डॉक्टर फिलोसफी में डॉक्टरेट है वो। तो मैं समझता हूं कि हम लोग सब पीएचडी होना चाहिए, हकीम लोग, हमारी मेटाफिजिक्स में। फिर हर फील्ड में एक नोबेल प्राइज मिलेंगे हम लोग, क्योंकि इतनी वास्ट सब्जेक्ट, इतनी परफेक्ट है सब्जेक्ट, इतनी हकीकत है सब्जेक्ट। तो हर फिलोसफी को थोड़ा वापस, जो आपको कोई हिकमत सीखना है, बाकी आपको एक हकीम बनना है फिलोसफिकल, इसके हिसाब से, सिर्फ फिलोसफिकल एस्पेक्ट से नहीं, फिर हकीम के एस्पेक्ट पे नहीं, आपकी सोच बदलेगी, आपकी नजरिया बदलेगी, आपकी दुनिया को देखने के अंदाज बदलेगी, आप किसी से बात करने की, गुफ्तगू करने के अंदाज आपका बदलेगी। हर जगह पे आपकी एक क्यूरियोसिटी, एक तकवा, एक सवाल हमारे आपके दिमाग में खड़े हो जाएंगे, क्यों हो रहा है। मैं हमेशा कहते कि तकवे का अदना सा दर्जे का एक निशानी है इंसान के जहन में ये सवाल आए, ये क्यों हो रहा है। हम क्या सोचते, ये क्या हो रहा है, क्या सोचते हम लोग, ये क्या हो रहा है। सोच ये होने की, ये क्यों हो रहा है। दुनिया क्या के पीछे बर्बाद हो गया, बर्बाद होना चाहिए क्यों के पीछे। यूनानी क्यों सिखाता है, क्या नहीं सिखाता है। ये क्या है, ये डायबिटिक है, ये क्या है, हाइपरटेंशन है, ये क्या है, ये किडनी फेलर है। तो क्या फायदा है, क्यों किडनी फेलर हो गया तो मालूम पड़ा तो इलाज किए होते। क्यों डायबिटिक हो गया, बस एक लिमिट से एक नंबर दे दिया, एक हार्मोन का नाम दे दिया, वहां क्यों वहां तक पहुंच गए, उसके आगे नहीं। जिसकी मेटाफिजिक्स और जिसकी तकवा, जिसकी फिलोसफी अगर सही है, तो हम ये सवाल तक पहुंच सकते कि व्हाई इट्स हैपनिंग, नॉट व्हाट हैपनिंग। तो फिलोसफी एक ऐसी चीज है, फिलोसफी आपको व्हाई सिखाता है और दुनिया आपको व्हाट सिखाता है। तो ये व्हाट सीख सीख के हमारी व्हाट लग गई। तो अभी ये थोड़ा सा मैं ये इसमें आप लोग को, कुछ लोग इंटरेस्टेड है फिलोसफी में, ये नहीं चाह रहा है कि बाबा तुम हमको क्लिनिक में लेके जाओ, दवा की बोतल बताओ, उसके अफवाह खवास, बीमारी की अफवाह, ये सब चीज से फायदा ये मिलता है। लेकिन याद रखो, हम पहले फिलोसोफर, बाद में हकीम है। तो उस दौर में इतनी थॉट और इतनी सोच आया, एक एक इल्म हासिल करने के लिए, एक एक चीज देखने के लिए उनके पास इतनी दुश्वारियां थी। आज कितनी सहूलतें अपनी वाई की जवाब के लिए, एक एक इल्म हासिल करने के लिए चलते 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 सालों गुजर के इंतकाल हो जाते थे। एक एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पैदल चलते थे इल्म हासिल करने के लिए। अभी हम यहाँ बैठ के कलिकट में आपसे बात कर रहे हैं, लखनऊ में, दुबई में, चेन्नई में, केरला में, सब लोग सुन रहे हैं। कितना होना चाहिए हमारे मेटाफिजिक्स की ताकत। अनवांटेड चीज में हमने स्पेंड किया हमारे टाइम, तो थोड़ा बहुत एक दो घंटा ये सब चीज में ध्यान, इंशाल्लाह एक बेहतरीन हकीम हर लिहाज से बनेगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक ड्राई सब्जेक्ट था ये क्योंकि मैं इसको और इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ अगर स्लाइड बना के, आप लोग अगर चाहिए तो डॉक्टर साहब को फिलोसफी में। अभी मैं ये सब जाना कि एक एक दौर में क्या क्या फिलोसोफर गुजरे, इब्न रुश्द का क्या नजरिया था, अलकिंदी का क्या नजरिया था, इब्न बैतार के क्या नजरिया, इनका क्या सोचते, इब्न अरबी, शेखुल अकबर, मतलब सूफियों का सूफी, इनका क्या नजरिया था मेटाफिजिक्स के ताल्लुक से। ये सब बहुत पढ़ने की चीज है। हम लोग ये सब परेशानी में है कि दाढ़ी कितना होना चाहिए जन्नत में जाने के लिए, इसके पीछे थोड़ा चाहिए क्या, इसमें मेहंदी डालना है क्या, टोपी कितना साइज बढ़ना चाहिए, कुर्ते की लंबाई चौड़ाई, ये सब चक्कर में हमारी जिंदगी खत्म हो गई। यानी छिलका क्या होना चाहिए, गूदे के ताल्लुक से किसी की डिस्कशन नहीं। गूदा बेस्ट है, सबका गूदा बेस्ट है। छिलके के लिए मारपीट चालू है, पीला होना चाहिए, लाल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सो लीव ऑल दैट स्टफ, हम उसी सब चीज को छोड़ो। एक नई दौर आ रहे, एक नई दौर में एक नई हकीम बने बहुत लोग।
आज के दौर के हिसाब से मॉडर्न हकीम बने, मॉडर्न फिलोसोफर बने, एक मुजद्दिद बने, एक ताकि दुनिया के सामने बता सकते कि बाबा वी आर राइट इन द वे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको इसके कुछ कमेंट डालना है तो ग्रुप में डाल दीजिए, फिलोसफी इज इट ड्राई और इज इट गुड, उसके हिसाब से अगर मांगता है तो आगे इंशाल्लाह हम लोग इसको। ओके, अरे ये बच्चे जाने तो देंगे नहीं आपको सर, लेकिन आज मसरूफ नहीं अभी मैं निकल रहा हूँ, मुझे यहाँ 10-15 मिनट दूरी पे मेरा प्रोग्राम है। ओके जी 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 सर।